चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम सीधे रुख करेंगे राजस्थान विधानसभा का, जहां पर रीट पेपर लीक मामले को लेकर के 1 घंटे की महत्वपूर्ण चर्चा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सुविधा से जोड़ लो और अनियमितता करने वाली जो गैंग राजस्थान में एक लंबे समय से ऑपरेट कर रही है और इसमें बड़े बड़े दिग्गज लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसके कारण से सामान्य राजस्थान के अंदर शिक्षा के प्रति थोड़ी रुचि रखने वाला व्यक्ति सोचता है कि अगर इस प्रकार की अनियमितताएं होती है तो वो बच्चा जो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है उसके सारे रास्ते बंद हो गए। केवल कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाले और पैसा खर्च करने वाले लोग ही अब राजस्थान की नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। हमारे भाग्य में हमारी योग्यता। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अपने विचार, अपनी पार्टी के विचार रख रहे हैं। चर्चा की शुरुआत 1 घंटे की चर्चा होगी, जिसमें परीक्षाओं को लेकर के और साथ ही खासतौर पर रीट परीक्षा को लेकर के क्या सुधार होना चाहिए, आगे किस तरीके से इस तरह की नकल से बचा जा सकता है, नकल माफिया पर कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तमाम मसलों पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले विपक्ष अपनी बात रख रहा है, उसके बाद सरकार इस पर अपनी बात रखेंगी। चार दोनों पक्षों के, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के 4 विधायक जो हैं वो चर्चा में अपनी बात रखेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि एक सार्थक चर्चा होगी। प्रदेश का युवा इस बात को समझेगा कि आखिरकार सरकारें और विपक्ष बेरोजगारों के मसले पर, परीक्षाओं में सुधार के मसले पर क्या मंशा रखता है। 1 घंटे की ये जो चर्चा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बोल रहे हैं और अभी तक उनका यही कहना है कि परीक्षाओं में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई सालों से नकल माफिया सक्रिय हुआ है, उस नकल माफिया को बेनकाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। बड़ी खबर हम आपको बता दें, रीट पेपर लीक मामले पर अब आपको बता दें 2 घंटे की चर्चा होगी। स्पीकर के चैम्बर में पक्ष विपक्ष में आपस में चर्चा हुई है और इस मामले पर सदन में पक्ष और विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गए हैं। 1 घंटे की चर्चा की जगह अब 2 घंटे की चर्चा होगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मसला है। प्रदेश की पूरी जनता और रीट से जुड़े 16 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल बताया जा रहा है। तो ऐसे में इस महत्वपूर्ण मसले को लेकर के 1 घंटे से 2 घंटे तक चर्चा का समय किया गया है। सह कोऑर्डिनेटर रामकृपाल मीणा और कोऑर्डिनेटर प्रदीप पारासर जो सरकार में नहीं पर परीक्षा आयोजन में एक एक्सपर्टीज उनके पास जरूर थी, क्योंकि पुराने सहयोगी जब कभी भी बड़े काम को करना होता है, चाहे वो काम किसी भी रूप में लिया जाए, तो उन सहयोगियों का सहयोग लेना समझदार लोग काफ़ी लेते हैं। कुल मिला के अध्यक्ष महोदय अब तक 38 गिरफ्तारियां हुई है और 42 लोग कुल मिला के अलग अलग महकमों के निलंबित किए गए हैं। और रीट की परीक्षा के 1 माह बाद जब ये पूरी बातें चली, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को। अचानक एक नए जाने कौन से सलाहकार ने सलाह दी, और मेरी निगाह तो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ जाती है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली को निलंबित किया। अध्यक्ष महोदय, ये षड्यंत्र का आगाज बहुत पहले से हो गया था, ताना बाना बहुत पहले से चुना गया। अलग अलग स्थानों पर परीक्षा के अंदर जो आयोजन की प्रमुख भूमिका के अंदर राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग, उनके जिला के कोऑर्डिनेटर, वो सब आए। और अध्यक्ष महोदय, विडंबना इस बात की है कि अब एसओजी की जांच ने एक बात स्पष्ट कर दी, रिकॉर्ड पर है, कि रीट की परीक्षा से 1 महीने पहले 5 करोड़ रुपए के अंदर यह प्रश्न पत्र हूबहू, इस प्रश्न पत्र को चोरी के माध्यम से, लीक के माध्यम से, वीक सरकार में लीक के माध्यम से षड्यंत्र पूर्वक 5 करोड़ रुपए के अंदर, और उसके अंदर जो भजनलाल पृथ्वीराज बत्तीलाल मीणा है, इनके जरिए 7 प्रमुख सेंटरों पर, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, 7 राजस्थान के 7 प्रमुख सेंटरों पर 40 लाख रुपए और उसके बाद 12-12 लाख रुपए, वो पूरी सूची है, टेबल कर की जा सकती है।
उसमें एसओजी ने माना कि सौदा हुआ, 1 माह पूर्व जो सौदा हुआ रीट के पेपर की चोरी का, रीट के पेपर की लीक का, उसमें 1 करोड़ 22 लाख रुपए एडवांस दिए गए और एसओजी ने अपने रिकॉर्ड में कहा कि हमने 88 लाख रुपए बरामद किए। और एसओजी की जांच ने माना कि 300 अभ्यर्थी, संसदीय कार्य मंत्री जी, 300 अभ्यर्थी 1 महीने पहले इनसे 15-15 लाख रुपए में रीट के प्रश्न पत्र को इनके पास हूबहू पहुंचाने का सौदा किया गया। और अध्यक्ष महोदय, जो बात नेता प्रतिपक्ष ने कही, यह कोचिंग सेंटरों का तो कमाल है। एक कलाम का है, उसका कमाल तो बहुत ही जोर का है। सीकर में मैं कुछ निवेदन करूंगा, मतलब बैच चलाते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते हैं कि नौकरी की गारंटी है, फीस हमारी मनमर्जी है, और वो बैच स्पेशल चलता है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, फीस है उनकी 3 महीने की 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, और इनकी सबकी जुम्मेवारी है। ये जो कई नामी लोग हैं, कलाम कोचिंग सेंटर, प्रिंस कोचिंग सेंटर, दोनों सीकर के हैं, और एक घासीराम चौधरी पब्लिक स्कूल। अध्यक्ष महोदय, क्या बेमिसाल बात है। कलाम का कमाल तो गजब का है। पूरी फैकल्टी के अंदर सरकारी नुमाइंदे, सरकार में नौकर है, पूरी फैकल्टी उनकी वो है। इनके डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल है असिस्टेंट प्रोफेसर आज। पहले इन्होंने पिंक सिटी पब्लिकेशन से कॉलेज व्याख्याता के अंदर एक इनकी बुक प्रकाशित हुई थी, राजनीतिक विज्ञान में 100% आ गए, बड़ा विवाद चला। और ये राजेश सिंवर आरपीएस डेपुटेशन पर लक्ष्मणगढ़ में थे, आजकल बीकानेर में है। ये हेड है इस कलाम इंस्टीट्यूशन के। राजीव बगड़िया कॉलेज के लेक्चरर है। यूनुस खान उर्फ खान सर पहले मेरे जिले रतनगढ़ में थे, कॉलेज में आजकल सीकर में है। अरविंद भास्कर बाड़मेर के अंदर प्रिंसिपल थे, आजकल सीकर में बुलाए गए उनको। एचएस यादव शिक्षक है जयपुर के, पर सीकर में बैठे हैं। विवेक झाझड़िया ये 2018 में भूगोल में भर्ती हुए और कैसे सेलेक्ट हुए मैं आगे बताऊंगा। हरबंश गोदारा सहायक निर्देशक शारीरिक शिक्षा, ये वहां विराज रहे हैं। यानी ये वो लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम रहते हुए भी जिम्मेवारी लेते हैं कि आपके हर हालत में नौकरी लगेगी, जिसको गारंटेड बैच कहते हैं। और मैं समझता हूं अगर जांच की जाएगी 2 जनवरी 2020 को जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता की क्या परीक्षा हुई थी, इस कलाम ने क्या कमाल किया। अध्यक्ष महोदय, कुल जितना सिलेक्शन हुआ है उसमें प्रतिशत देखोगे तो इनका बहुत बड़ा है। और मैं निवेदन करूं, मैं कोई स्कोर करना नहीं चाहता, पर कई बार यह कहावत बिल्कुल सही साबित होती है, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। अब मैं जब फोटोग्राफ देखता हूं, आप कहेंगे फोटो किसी के साथ हो सकती है, मैं उसको विवाद नहीं करना चाहता। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा की पालना करना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को सरकार में बैठे लोग लेकर और आदरणीय सोनिया गांधी जी को ले जाकर कहें ये थिंक टैंक है, ये कांग्रेस की नीतियों को निर्धारित करने वाला टैंक है, उनके साथ फोटोएं खिंचवाए। और हद तो तब हो गई जब गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस से उसको पैसा साइफन किया जाए। अगर मैं गलत हूं तो आप जवाब देते हुए बताएं, क्या यह सही नहीं है कि 19 और 20-21 के अंदर 82 करोड़ रुपए इस राजीव गांधी स्टडी सर्किल को गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस के माध्यम से दिए गए? क्या यह भी सही नहीं है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर इन्होंने बना रखे हैं, उसमें से एक स्टेट कोऑर्डिनेटर को रीट की जिम्मेदारी, 7 रीजनल कोऑर्डिनेटर है आपके, मैं नाम बता दूंगा, उसमें 5 रीजनल कोऑर्डिनेटर को रीट परीक्षा की जिम्मेदारी। और यह सारा काम था डॉक्टर जीपी जारोली और इनके सब लोगों ने मिलकर 1 महीने पहले राजस्थान के कोचिंग सेंटरों से गारंटेड बैच अपना लगा लेना, हूबहू परीक्षा पत्र आपके पास पहुंच जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा रीट की परीक्षा में अगर गड़बड़ी होगी तो संबंधित कलेक्टर और एसपी की खैर नहीं। वक्तव्य छपा, लोगों में विश्वास हुआ,
पर मैं पूछना चाहता हूं, एसओजी की जांच ये कह रही है 7 जिलों के अंदर रीट का प्रश्न पत्र गया, चोरी का प्रश्न पत्र बिका। ये 7 जिलों के अंदर कलेक्टर एसपी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये आप बताएं तो जरूर अच्छा लगेगा। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपने एक स्टेट एम्पावर्ड कमेटी बनाई, पूरे रीट के अंदर अगर परीक्षा के अंदर स्थापित करने हैं, आपको कोऑर्डिनेटर लगाने हैं, यक्ष पर्सन यह खड़ा होता है कि ये स्टेट एम्पावर्ड कमेटी जिसने कहा था रीट के प्रश्न पत्र एसपी और कलेक्टर की निगरानी में स्ट्रांग रूम में, जिले के स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे, ये जयपुर में कैसा है बदला गया। रीट का प्रश्न पत्र निलंबित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव अरविंद सांगवा के आदेश से यह कहा गया कि यहां जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है, एसपी कलेक्टर के निगाहों में कोई बात नहीं, और आपने शिक्षा संकुल के अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर परीक्षा प्रश्न पत्र रखवाया। सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद हुए, क्यों पुलिस वहां से हटी? और 2 चाबियां थी, एक जिला शिक्षा अधिकारी और एक आपके कोऑर्डिनेटर प्रदीप पारस सर के पास। ये दोनों चाबियां किस प्रकार एक मिली और किस प्रकार इस रीट की चोरी में रविंदर सिंह डीओ और रामकृपाल मीणा, ये 2 को इनको निलंबित करने से और गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। ये कौन था जिसने अध्यक्ष रूप में टेलीफोन करके कहा दोनों चाबियां ले जाओ और प्रश्न पत्र निकाल के हूबहू ले आओ? आज सबसे बड़ी बात यह अध्यक्ष महोदय, और मैं निवेदन करूं, चोर भी कितना ईमानदार माना इन्होंने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिसकी भी सलाहकार जी ने सलाह दी। दोनों प्रश्न पत्र रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के उसी एक स्ट्रांग रूम में। मंत्री महोदय, चोर कितना ईमानदार, यह कलयुग के अंदर उस चोर की ईमानदारी हरिश्चंद्र की ईमानदारी के बराबर होगी। एक प्रश्न पत्र उसने सिर्फ चुराया, दूसरे प्रश्न पत्र पर हाथ नहीं लगाया, क्योंकि एक प्रश्न पत्र की आपने परीक्षा रद्द की, मेरे समझ में नहीं आया। और जब आपने मुख्य परीक्षा का आयोजन करता डीपी जारोली, शिक्षा बोर्ड के सचिव अरविंद सांगवा, सुभाष यादव, बीएस बाजवा को निलंबित किया, प्रदीप पारोसर को गिरफ्तार किया, तो फिर उसके बाद बचा क्या है? और मैं समझता हूं कि 100 करोड़ से ज्यादा का सौदा था ये। अब अगर इसलिए मैं मांग कर रहा हूं, अब असली किरदार के चेहरे से नकाब हटे, वो तब हटेगा जब सीबीआई जांच करेगी। और मेरा आरोप है, ये जो आपके पहले ब्लैक लिस्टेड जो परीक्षा के अंदर थे, कलाम की मैंने बताया, कलाम का कमाल तो है, प्रिंस भी प्रिंस है अध्यक्ष सभापति महोदय। जिस प्रकार आपने देखा राजाओं के राजेश के समय में प्रिंस की बहुत चला करती थी, ये प्रिंस कॉलेज सीकर, सभापति महोदय, प्रिंस कॉलेज सीकर बाईपास पर वो विशाल बिल्डिंग, मैं तो मांग करूंगा प्रतिपक्ष के नेता आपसे भी, ईडी को लिखवाओ, ये संपत्ति कहां से आ गई इतनी? ये 4 साल के अंदर प्रिंस कॉलेज सीकर और कलाम इंस्टीट्यूट, इनकी बिल्डिंगें देखें आप, करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें। और आपने कोचिंग सेंटर बनाया, पहले ब्लैक लिस्टेड किया, कमला देवी कॉलेज अलवर को ब्लैक लिस्टेड किया, द्रोणाचार्य महिला महाविद्यालय कोट कासिम को ब्लैक लिस्टेड किया, शिव शक्ति स्कूल जयपुर को ब्लैक लिस्टेड किया पहले, अब परीक्षा केंद्र बनाया, सुनील आईआईटी जयपुर को आपने वापस परीक्षा केंद्र बनाया, पन्ना दाय संस्थान टोंक को बनाया। तो मेरी सरकार से मांग है, इन ब्लैक लिस्टेड जिन परीक्षा केंद्रों को पुनः आपने रीट की परीक्षा चीट करने के लिए बनाया, वो कौन किरदार थे? अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान 4 फरवरी 2020 को रात्रि को 9:33 पर एक ग्रुप है राजस्थान पेंशनर ग्रुप। अब अध्यक्ष महोदय, ये पेंशनर ग्रुप के बारे में आजकल आपको और मेरे को तो चिंता करनी पड़ेगी, हम उसी मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने उस सोशल मीडिया की साइट खोली, तो रसद मंत्री जी, मुझे डॉक्टर जीपी जारोली का एक मैसेज उसमें लिखा वो पढ़ो, मैं इसमें मेरा एक शब्द भी नहीं है, मुझे बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कुछ बड़े नेताओं तथा ब्यूरोक्रेट ने मिलकर यह बड़ा घोटाला किया है। मैंने दबाव में आकर सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता को प्रश्न पत्र छपाने का आदेश दिया। क्या है अध्यक्ष महोदय? मैं समझता हूं ये सारी बातें अध्यक्ष महोदय। और उसके बाद में एक नौजवान ने, शिक्षक ने, मेरे वहां का अध्यक्ष महोदय जहां से मैं एक बार एमएलए रहा हूं,
ये असलम चौबदार, उसने ये बात मीडिया में कह दी। हमारे सामने बैठे मंत्री जी नाराज हो गए, आपका तो नाम नहीं लिया उसने, और आपने मुकदमा दर्ज करा दिया उस पर FIR नंबर 29/2020 आनंदपुरी में। और यो अंडर सेक्शन देखो, IT एक्ट 2008 सेक्शन 66 सर्वोच्च न्यायालय ने कभी स्क्रैच कर दिया इसको। मंत्री जी आपने करवाया तो उनको ये तो कहते ना, और फिर आपने 499, 500, 506 के अंदर उसको गिरफ्तार किया, ये तो इस कासे से होता है। और फिर आपने अचानक साइड से FIR नंबर हटवा दिया, और फिर आपने 151 में उसको गिरफ्तार करके सिर्फ इस बात पर कि ये बोला क्यों आपने किया। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, और इसके साथ ही शक उस समय गहरा गया। मंत्री महोदय, सभापति महोदय, टेट 2011-12 की, मंत्री जी आप तो अपने कामदारों को अच्छा मानो, किरदारों को अच्छा माना, पर निकम्मे माना अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद, उसकी बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहेंगे। और अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात खत्म करूं इससे पहले, 1 साल पहले आपने राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स विधेयक को लाने की घोषणा की थी इस सदन में। 1 साल पहले, 1 साल चूंकि परीक्षा रीट की हो जानी चाहिए तो उसके बाद लेकर आओगे आप। मेरा आरोप है 1 साल पहले जो आपने घोषणा की थी राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स विधेयक की, क्यों नहीं लेकर आए? दूध की रुखाली बिल्ली। अब आप देख लो साहब, रामगोपाल मीणा जी और प्रदीप पाराशर जी। और मैं मांग कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि ये जो बच्चे जिन्होंने 7,73,000 पात्रता मिली, 12 लाख, इनका कितना खर्चा लगा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, दैनिक भास्कर ने लिखा कि प्रत्येक विद्यार्थी पर औसत परीक्षा की तैयारी में 1,25,000 रुपये खर्च हुआ। 10,000 करोड़ रुपए बेरोजगार की जेब से निकल गए। और मैं समझता हूं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक रामगोपाल मीणा के कॉलेज पर बुलडोजर नहीं, आप यूपी टेट की परीक्षा की तरह सबकी संपत्तियां जब्त करते। और अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा, ना माजीन है, ना रहबर है, ना हक में हवाएं हैं। ना माजी है, ना रहबर है, ना हक में हवाएं हैं, है किश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला ही नहीं होता। आप में से बहुत से लोग सच बोलेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सतीश पूनिया। धन्यवाद सभापति महोदय। बहुत सारे उदाहरण और प्रसंग हमारे माननीय उपनेता प्रतिपक्ष के भाषण में आए हैं, मैं उनको दोहराकर सदन का समय जाया नहीं करूंगा। पिछले दिनों इस सारे घटनाक्रम पर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया कि विपक्ष नॉन इशू को इशू बना रहा है। मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से ही है कि यदि किसी भी तरीके से किसी प्रसंग में यदि परीक्षा रद्द हुई, एसओजी की जांच हुई, तो फिर ये नॉन इशू किस तरीके से हुआ। इसी तरीके से परीक्षा रद्द हुई और परीक्षा रद्द होने के बाद किसी केंद्र की एजेंसी से जांच की मांग की जाती है, तो ये बात समझ से परे है कि उस पर बेरोजगारों की भर्तियों पर न तो वो एजेंसी भर्ती कराती है, एजेंसी सिर्फ जांच करती है और जांच करके निरपेक्ष तरीके से उन दोषियों और आरोपियों तक पहुंचती है। सभापति महोदय, समस्या खुद सत्ताधारी दल ने अपने वायदों से पैदा करी है। भाषणों में भी और जन घोषणा पत्र में भी बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि यदि हमारी सत्ता आएगी तो हम राजस्थान के लाखों लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। जन घोषणा पत्र जारी होता है, इसमें भी इस बात का उल्लेख होता है, और 70 लाख बेरोजगार अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होते हैं और नौकरियां महज मिलती हैं उस दौरान 48,000 लोगों को। अभी पिछले 3 बजट में कुल 1,78,000 भर्तियां निकालने की घोषणा पिछले 3 बजट में हुई।
इस प्रकार 3 वर्ष में राज्य सरकार ने कुल 67,429 पदों पर भर्ती निकाली, जिसमें रीट का लेवल 2 का पेपर रद्द होने के बाद 50,000 भर्तियां बचती हैं। अभी असत्य इसलिए पकड़ा जाता है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में ये कहा गया, 2022 और 23 के अभिभाषण में बताया कि 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है और 94,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है। 3 साल में 1 लाख लोगों को कैसे दे दी, इसका कोई जवाब अभी तक सरकार ने दिया नहीं। और 3 साल में जेईएन, कांस्टेबल, लाइब्रेरियन, रीट, पटवारी, एसआई, इनकी सारी भर्तियां पेपर आउट होने से रद्द हो गई और 15 से अधिक भर्तियां प्रशासनिक और अन्य कारणों से रद्द हो गई। ये सरकार के कामकाज की एक वानगी है। 30 लाख ऐसे बेरोजगार हैं जिनको ये भरोसा था कि उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकार सिर्फ 1.5 लाख को देती है और उसमें भी एक कंडीशन लगा देती है कि आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, इसमें ड्रेस पहन के आइए और डिपार्टमेंट्स में अपना काम कीजिए। अधिकांश विद्यार्थी पार्ट टाइम इसलिए करते हैं कि वो अगली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस पूरे भर्ती प्रकरण में 2 अक्टूबर को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि विपक्ष और बीजेपी के लोग बेवजह इसको तूल दे रहे हैं। भर्ती पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और ये तो ऐसी परीक्षा है जिसने गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया जा सकता है। मुझे अफसोस है सदन में कहते हुए कि राजस्थान इस पूरे प्रकरण से शर्मसार हुआ है, कलंकित हुआ है। राजस्थान में इस तरीके से कभी भी संगठित नकल नहीं हुई और नकल नहीं, मैं तो कहूँगा इसको बेरोजगारों के हक पर सीधे सीधे डाका पड़ा है। और वानगी यह है कि इस पूरे रीट के मामले में उदयपुर के एक नौजवान की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि वो रीट में परीक्षा में पास होने के लिए, पेपर के लिए किसी संचालक को पैसे देता है, कोचिंग संचालक को, और वही कोचिंग संचालक उसकी हत्या कर देता है। रानीपुरा के लोकेश मीणा की सुसाइड और उससे जितने जुड़े हुए तथ्य हैं उसकी यदि ठीक तरीके से जांच की जाए तो मुझे लगता है बहुत लोगों तक आंच आएगी। और इसलिए हम लोगों ने एक सूत्री मांग रखी थी कि एसओजी की जांच की अपनी मर्यादा है। एसओजी मंत्रियों और मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं कर सकती, इसलिए कोई निरपेक्ष केंद्र की एजेंसी इसकी जांच करे, ये निवेदन हम लोगों ने किया था। माननीय सभापति महोदय, कई प्रश्न खड़े होते हैं। इसमें पूरा मास्टरमाइंड जो एक संस्थान है जिसका नाम है राजीव गांधी स्टडी सर्किल, उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल के पैटर्न हैं हमारे यहाँ के मौजूद माननीय मंत्री जी। वो उदयपुर में एक सहयोग संस्थान का फीता काटते हैं जो कोचिंग चलाता है। उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी आयुक्तालय में भी नौकरी करते हैं। वो लोग प्राइवेट लोग हैं और उनको इस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग भूमिकाओं में रखा जाता है। अभी तक जितने पेपर होते थे कोषागार में रखे जाते थे। संकुल में रखने की योजना क्या थी? सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? और उन राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए उन प्राइवेट लोगों को इस परीक्षा का समन्वय क्यों बनाया गया पूरे प्रदेश भर में? ये भी जानना चाहेंगे कि जिन्होंने ये कहा कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया राजनीतिक संरक्षण में हुई है, वो श्रीमान जारोली हैं का? जो डॉक्टर बनय सिंह हैं, जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के उसके हिस्से हैं और इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड हैं, उनको बराबर हमेशा आयुक्तालय में पोस्टिंग क्यों दी गई? वो बनय सिंह कहाँ है? उनके बयान किस तरीके से लिए जाएंगे? क्या वो खुलासा करेंगे? तो माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि ये कंट्राडिक्शन यहीं पैदा होता है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ और जो ऐसी बात करते हैं उसको जेल में डालो। उन्होंने भी कहा कि बीजेपी अपने तथ्य प्रस्तुत करे, हम किसी भी एजेंसी से जांच कराने के लिए तैयार हैं। एसओजी की मर्यादा छोड़ दीजिए, यदि आप तैयार ही हैं तो मुझे लगता है कि यदि ईमानदारी से इसकी निरपेक्ष जांच हो जाए तो देश में ऐसे कई उदाहरण हैं कि उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों पर रहे व्यक्तियों को और उनके खानदान को भी जेल जाना पड़ा है। मैं इस सदन में आपसे निवेदन करना चाहूंगा
सरकार से भी और सदन के माध्यम से भी कि राजस्थान के लाखों करोड़ों बेरोजगारों पर कुठाराघात करने वाले इस पेपर लीक के, इस पेपर के डाके के निरपेक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, सक्षम एजेंसी से होनी चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा कि यदि ये जांच निरपेक्ष होती है इसमें सब लोगों को, क्योंकि ये उन लोगों से जुड़ा हुआ सीधा सीधा मसला है, राजस्थान के करोड़ों परिवारों से जुड़ा मसला है। ये केवल किसी एक परीक्षा, एक व्यक्ति से, किसी जाति बिरादरी से, किसी दल से संबंधित नहीं है। और ऐसे मसलों पर दल से ऊपर उठकर भी मुझे लगता है कि उन करोड़ों बेरोजगारों के भविष्य के लिए ईमानदारी के साथ, ताकि कोई भविष्य में इस तरीके की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करे। ये सिलसिले हो सकता है पहले भी हो, लेकिन छोटे परिमाण में थे, उसके बाद से, लेकिन 2019 के बाद लगातार 29 दिसंबर को परीक्षा पुस्तकालय अध्यक्ष की हुई, 25 सितंबर को पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की हुई, जेईएन की हुई, 23 अक्टूबर को पटवार की हुई, राजस्थान उपनिरीक्षक की हुई, 14 सितंबर को फिर एसआई की हुई, रीट 21 की हुई और 26 सितंबर को वापस रीट 21 की हुई। इसमें इन सारे प्रकरणों में अधिकांश लोग तो फरार हैं, बहुत सारे मामले लंबित हैं। मुझे लगता है कि कोई न कोई स्वतंत्र एजेंसी जो निरपेक्ष तरीके से जांच करे, ताकि राजस्थान के और लाखों बेरोजगारों को भी न्याय मिले, उनके परिवारों को ये संबल मिले कि कहीं न कहीं प्रकृति न्याय करती है, कहीं सत्ता न्याय करती है। और इसलिए सभापति महोदय, मैं ये मांग करूंगा कि उन लाखों करोड़ों बेरोजगारों के जो कुठाराघात हुआ उसमें कोई भी दोषी है। और मुझे खुशी हुई कि इसी सदन के एक माननीय मंत्री ने कहा कि इसमें कोई भी लोग शामिल हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, चाहे मंत्री क्यों नहीं हो, यदि इसमें जांच की आंच उन तक भी आती है तो निरपेक्ष तरीके से कार्रवाई हो, ताकि राजस्थान में एक उदाहरण पेश हो। और ये उदाहरण गिनीज बुक में इस रूप में नहीं हो कि संगठित गिरोह और नकल राजस्थान में काम करते हैं। गिनीज बुक में नाम इस रूप में दर्ज होना चाहिए कि राजस्थान में जो लाखों बेरोजगारों के साथ अन्याय करता है, कुठाराघात करता है, उनको जेल के सीखे दिखाने की भी हिम्मत कोई राजस्थान की सरकार और कोई एजेंसी कर सकती है तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के उन बेरोजगारों के साथ न्याय होगा। नहीं तो लीपापोती होगी और इस पूरे घटनाक्रम का दोषी कोई होगा तो राजस्थान की पूरी सरकार होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई किसी को बचाने की कोशिश नहीं करे। नैतिकता और ईमान है तो ये बातें सच्चाई के साथ सबके सामने आनी चाहिए। धन्यवाद। श्री नारायण बेनीवाल। माननीय सभापति महोदय, 3 दिन की लंबे संघर्ष के बाद आपने इस रीट भर्ती पेपर के ऊपर जो चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मुख्य बातें प्रतिपक्ष से उपनेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने सारी बातें विस्तार से बताई। मैं तो इतना ही निवेदन इस सदन में आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि रीट की चीट में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के 40 में से लगभग 38 लोगों को कन्वीनर क्यों बनाया गया। अजमेर में ब्लैक लिस्टेड स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया क्योंकि वे राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े व्यक्ति का था। रीट के पेपर के मुद्रण का नाम सरकार के एक मंत्री के कहने से उसी प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया, जिसके कारण खुद मंत्री जी को बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए इस्तीफा देना पड़ा था। पेपरों को शिक्षा संकुल में क्यों रखा गया, जबकि आरपीएससी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने पेपरों को पुलिस कस्टडी या ट्रेजरी में रखते हैं। क्यों एक कंटेनर के जो चालक की मौत है वो आज संदेशास्पद है, उसे क्यों लालच दिया गया कि जल्दी पहुंच जाओगे तो 8,000 रुपये दिए जाएंगे। सभापति महोदय, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, पर चालक की पत्नी जब खुद रीट की अभ्यर्थी थी तो ऐसे में उसे कंटेनर लाने के लिए क्यों कहा गया। पूरा प्रदेश आज बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर चाहता है, क्योंकि बजट का बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है और आज युवा बार पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलित है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली को चेयरमैन बनाने से पहले क्या उन्हें परीक्षा आयोजन का अनुभव था? क्या वे परीक्षा नियंत्रक थे? नहीं थे तो क्यों बनाया? और जब उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इस पूरे मामलों को तो वे 20 दिन से कहाँ हैं, इसका सरकार सदन के सामने खुलासा करें। और उन्हें एसओजी ने क्यों नहीं पकड़ा? क्या सरकार को डर है
कि वे मंत्रियों की और मुख्यमंत्री कार्यालय के कई आईएएस और बड़े अधिकारियों का नाम ले सकते हैं। इस डर के मारे उनको गायब कर रखा है, ये सदन के सामने स्पष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में आरपीएससी समेत सभी प्रमुख भर्ती संस्थाओं के मुखिया का चयन राजनीतिक स्तर पर नहीं हो, उसके लिए प्रत्यक्ष कानून बने और उसमें उसे परीक्षा आयोजन का अनुभव, पेपर का अनुभव, साथ ही उस पर शैक्षिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अयोग्य व्यक्तियों को योग्य पदों पर बैठाने से प्रदेश का युवा आज कुंठित है। सभापति महोदय, बड़ी हंसी की बात है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी किसी की परीक्षा नहीं ली, वे आरपीएससी का चेयरमैन बन जाता है, वे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है, वे राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है। तो आखिर हम राजनीति के चलते युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? जब किसी संस्था का मुखिया उसकी पूरी प्रक्रिया को जानता ही नहीं है और उसको अपने अध्यक्ष बना दिया तो बेड़ा गर्क होना तो तय है। ये राजनीतिक नियुक्तियां उन लोगों की होती है जो सीएम साहब के सब्जी ले जाते हैं, वे आरपीएससी चेयरमैन बन जाते हैं, वे बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं, तो वो क्या न्याय करेंगे? वे युवाओं के भविष्य को क्या ध्यान रखेंगे? इस पर सदन को गहराई से विचार करना होगा। माननीय सभापति महोदय, अयोग्य व्यक्ति को योग्य पदों पर बैठाने का काम केवल इन संस्थाओं में नहीं हो रहा है, प्रदेश की तमाम सरकारी विश्वविद्यालय में ये धंधा बेखौफ चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें तो जिन व्यक्ति को कुलपति बनाया गया वे लॉ विषय का ही नहीं है, उनके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। श्री हरदेव जोशी विश्वविद्यालय में थानवी जी को कुलपति बनाया है जो योग्य नहीं, उनकी कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि प्रदेश के मुखिया जी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में ये कहा कि कोई कुलपति बनने को तैयार ही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जबकि उनके सामने ऐसे योग्य व्यक्ति राजस्थान में बैठे हैं जिनको यदि कुलपति बनाया जाए तो निश्चित रूप से मैं माननीय सलाहकार महोदय, आप जब पूरा झूठ का पुलिंदा सरकार के सामने अब हम आपकी बात सुनते हैं। प्लीज बीच में इंटरव्यू नहीं करें। अन्य सलाहकार महोदय, आप जब पूरा झूठ बोलते हो और आपके झूठ का पूरा प्रदेश सुनता है, हम आपकी बात सुनते हैं, आप हमारे विचारों को सुनिए। विराजिए सभापति महोदय, 2 घंटे का टाइम था, प्लीज सेव करें। सभापति महोदय, प्लीज सेव करें। विराजिए आप, एक मिनट आप विराजिए, आसन पैरों पर है, विराजिए आप, माननीय सदस्य विराजिए। सभापति महोदय, प्लीज सेव करें, इंटरव्यू नहीं करेगा कोई भी, आपसे हम अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य प्लीज सेव करें, ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं, जो व्यवस्था जो विराजिए, एक मिनट विराजिए आप, विराजिए। चलिए अब सीधा लिए चलते हैं आपको। धर्मेंद्र राठौड़ कुछ ही देर बाद पर्यटन भवन पहुंचने वाले हैं, पदभार ग्रहण करेंगे पर्यटन भवन में। धर्मेंद्र राठौड़ राजस्थान पर्यटन निगम की अध्यक्ष की जिम्मेदारी आज धर्मेंद्र राठौड़ संभाल लेंगे। बड़ी खबर, कुछ ही देर बाद धर्मेंद्र राठौड़ पहुंच गए हैं। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, पर्यटन भवन पहुंच चुके हैं धर्मेंद्र राठौड़, पदभार ग्रहण करेंगे पर्यटन भवन में। बड़ी खबर है इस वक्त की, धर्मेंद्र राठौड़ पर्यटन भवन पहुंच चुके हैं, पदभार संभालेंगे। निगम, राजस्थान पर्यटन निगम की अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब धर्मेंद्र राठौड़ पर। बड़ी खबर। हेलो भैया, इसको रिकॉर्डिंग पे डालना। धर्मेंद्र राठौड़, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और जब पदभार ग्रहण करेंगे धर्मेंद्र राठौड़ उस वक्त तमाम ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए। धर्मेंद्र राठौड़ पर्यटन भवन पहुंच चुके हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, पर्यटन भवन पहुंच चुके हैं और आज पदभार ग्रहण करेंगे धर्मेंद्र राठौड़। पर्यटन भवन में पदभार ग्रहण धर्मेंद्र राठौड़ का, ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो कुर्सी, ये वो जगह जहां अब धर्मेंद्र राठौड़ दिखाई देंगे, जहां से अब पर्यटन निगम की जिम्मेदारी धर्मेंद्र राठौड़ संभालेंगे। पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ आज अपनी कुर्सी संभालने जा रहे हैं, आज पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। पर्यटन भवन पहुंच चुके हैं धर्मेंद्र राठौड़, पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये वो जगह, ये वो कमरा, ये वो कुर्सी जिस पर अब धर्मेंद्र राठौड़ आपको दिखाई देंगे और यहीं से पर्यटन निगम की कमान धर्मेंद्र राठौड़ संभालेंगे। स्वागत करने के लिए लोग यहां पर मौजूद हैं,
और जैसा कि होता है पूजा पाठ से, कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तो पूजा पाठ की जाती है, तो उसकी भी तैयारियां कर ली गई हैं। पूजा पाठ से करके उसके बाद धर्मेंद्र राठौड़ इस कुर्सी पर विराजमान होंगे। पर्यटन भवन पहुंच चुके हैं पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़। एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। कुछ ही देर बाद पदभार ग्रहण करेंगे धर्मेंद्र राठौड़ पर्यटन भवन में पर्यटन निगम के अध्यक्ष के तौर पर। चलिए, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, नजर हमारी बनी रहेगी इस खबर पर। सीधा ले चलते हैं विधानसभा। सारी बातों का सारांश में एक ही लास्ट में मैं मेरा भाषण कंक्लूड करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कल जब कटारिया जी के भाषण के बाद ये बात कही कि आपके शासनकाल में भी कई पेपर आउट हुए, तो बाहर का जो युवा है, आज हमने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये कहा कि अब ये जो बात जो है रीट भर्ती पेपर का मामला, ये कोई किसी पार्टी की विचारधारा का मामला नहीं है। ये समय है कि राजस्थान के लाखों करोड़ों युवाओं के जो भविष्य से जुड़ा हुआ है, सब लोग मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आकर ऐसा कानून बने और जिन जिन व्यक्तियों ने इस मामले में चीट किया वो सारे व्यक्ति जेल जाएं। वरना बाहर आज का युवा यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं मिलाजुली का खेल इस देश के अंदर चल रहा है और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कभी इस खेल को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। धन्यवाद। नरपत सिंह जी, श्री गुलाब चंद जी कटारिया, 5 मिनट के लिए नरपत सिंह, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं। गुलाब चंद जी कटारिया। सभापति महोदय, आज इस विषय पर सदन में चर्चा हो रही, मेरी विनम्र प्रार्थना है, हम पक्ष हों या विपक्ष हों, हम इस गंभीर समस्या को राजस्थान की एक गंभीर समस्या समझकर इसको हल करने का प्रयत्न करें, क्योंकि इससे लाखों बच्चे और करोड़ों परिवार का दर्द देखा नहीं जाता है। सन 18 से लेकर 2018 से इस वैकेंसी को भरने के लिए और खाली पड़े हुए विद्यालयों में बच्चों के लिए अध्यापक की व्यवस्था करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो स्थिति बनकर के आई है, आपने बजट 19-20 में ये कहा था हम 75,000 लोगों की भर्ती करेंगे, उसमें से ये 21,000 पद शिक्षकों के थे जिसकी भर्ती का काम आपने शुरू किया था। मैं सोचता हूँ कि विषय की थोड़ी सी गंभीरता से समझे। 19 दिसंबर को पहली विज्ञप्ति जारी हुई इन पदों को भरने के लिए, दिसंबर 19 को, और अभी हम परीक्षा जो हमने कराई है वो सितंबर 21 को, 26 को, और अभी उसमें उलझे हुए हैं अपन, पता नहीं ये भर्ती कब तक होगी, उस बच्चे को कब अध्यापक मिलेगा, उस बच्चे को कब जिंदगी में सहारे की नौकरी मिलेगा। और हमारी कमियों के कारण से जो दुर्गति होकर के जो बदनामी होती है उसको गंभीरता से लें। एक इस विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शिक्षकों की भर्ती को रोकने के लिए आंदोलन करें। नहीं, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आपने उन दोनों को मिलाकर 62,000 की भर्ती के बारे में अपनी मन बनाया, स्वागत। आप उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ, उसकी तारीख देकर के जब भी आपको परीक्षा कराना है, जिस ढंग से परीक्षा कराना है, लेकिन इस परीक्षा की ध्यान में रखते हुए परीक्षा के सिस्टम में कुछ विशेष लोगों से राय मशवरा करने के बाद, यूपीएससी भी तो इतने लाखों बच्चों की नौकरी कराती है, इतने सालों से हो रही है, वहाँ पेपर कभी भी आउट नहीं होता, कभी कोई समस्या नहीं आती, तो हम उनकी भी सहयोग लें। हम राजस्थान में इतनी बड़ी परीक्षा को किस ढंग से कराएं जिसके कारण से इस प्रकार की स्थिति आकर खड़ी नहीं हो। अब इसमें आपने देखा होगा 19 से शुरू किया और पहली भर्ती का 31,000 पद भरने के लिए आपने अनाउंस किया और 2 अगस्त को आपने तारीख। चलिए सीधी